नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों का एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। देखिए, अक्सर लोगों का कहना होता है कि सर, हमारे पिताजी ने, हमारे दादा परदादा ने एक संपत्ति खरीदी थी बहुत सालों पहले, किंतु जिस समय वो रजिस्ट्री खरीदी जा रही थी, हमने केवल एक स्टैम्प पेपर पर उनसे लिखवा लिया था कि हम संपत्ति उनसे खरीद रहे हैं, या फिर हमने केवल पैसों का लेन देन करते हुए संपत्ति पर कब्जा जमा लिया था। इसके अलावा जिस समय वो संपत्ति खरीदी जा रही थी उस समय संपत्ति की रजिस्ट्री बंद थी, जिस वजह से हम रजिस्ट्री नहीं करा पाए। और आज जब हम उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो साफ इनकार कर रहे हैं कि हम तुम्हारे नाम से रजिस्ट्री नहीं करेंगे। या फिर हो सकता है आज आप लोगों को पता ही ना हो कि वो लोग जिंदा हैं भी या नहीं, या फिर वो लोग कहां पर रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे नाम पर संपत्ति का मालिकाना हक कैसे आएगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के मन में बना हुआ है, क्योंकि अगर एक तरफ वो टाइटल सूट डालते हैं डिक्लेरेशन में जाते हुए, तो वहां पर प्रॉपर टाइटल के डॉक्यूमेंट्स का होना अनिवार्य होता है, किंतु प्रेजेंट केस में देखा जाए तो मात्र स्टैम्प पेपर के अलावा उन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा दूसरी तरफ देखें तो अगर वो प्रतिकूल कब्जे का केस करती हैं तो उनके मन में यही डर बना रहता है कि सर, हमने तो संपत्ति पैसे देकर खरीदी थी, कहीं ये ना हो कि प्रतिकूल कब्जे का केस भी हम हार जाएं और ना हम संपत्ति के रहें और ना हमारा पैसा वापस मिले। अब दोस्तों, आज की वीडियो में इसी टॉपिक को मैं आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जहां पर यही चीज क्लियर की जाएगी कि क्या प्रतिकूल कब्जा या फिर टाइटल सूट, इन दोनों को एक साथ करने का फायदा है, और अगर सेम सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है तो कौन सा केस आपके लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगा करना, ताकि आप अपनी संपत्ति पर मालिकाना हक पा सके। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, या फिर जो हमारी तरफ से वीडियोस अपलोड की जाती हैं आपको इंफॉर्मेटिव लगती है, तो मेरा आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ बेसिक चीजें पता होना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आप इन चीजों को ही नहीं समझेंगे, आप इस चीज को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा केस करना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल सूट की। अगर आप हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 34 पर बात करते हैं, तो वो डिक्लेरेशन की बात करता है। किस चीज का डिक्लेरेशन? किसी का राइट, टाइटल वगैरह कुछ भी अगर डिक्लेयर करना हो तो इस डिक्लेरेशन सूट के माध्यम से ही किया जाता है। अब दोस्तों, डिक्लेरेशन सूट का मतलब यह होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर आप अपने अधिकार साबित करना चाहते हैं और उस संपत्ति पर अपना ही अधिकार पूर्णतः पाना चाहते हैं। जब टाइटल सूट की बात आती है तो इसी डिक्लेरेशन सूट के अंदर टाइटल सूट फाइल किया जाता है, जहां पर आप अचल संपत्ति पर अपना टाइटल, अपना मालिकाना हक पाने के लिए रेलिवेंट डॉक्यूमेंट शो करते हैं, रेलिवेंट एविडेंस प्रेजेंट करते हैं और आखिरी में कोर्ट आपके पक्ष में डिक्री पास करता है। अब दोस्तों, यह बात आ गई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट के साथ, जब आपके पास प्रॉपर्टी के प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। अब आप कहेंगे सर, हमारे पास तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, केवल स्टैम्प पेपर है, तो क्या वो चीज वैलिड मानी जाएगी? अब देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 पर नजर डालते हैं, तो वहां पर साफ तरीके से निर्धारित है कि सेल कैसे की जाती है। वहां पर साफ निर्धारित है कि अगर कोई संपत्ति जिसका मूल्य 100 रुपए या उससे अधिक है, तो उसको केवल और केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से ही खरीदा जाएगा। रजिस्टर्ड दस्तावेज मतलब सेल डीड, अगर गिफ्ट में ले रहे हैं तो गिफ्ट डीड, इन माध्यम से ही उस संपत्ति को खरीदा जा सकता है। अब आप लोगों का यहां से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि स्टैम्प पेपर पर खरीदी संपत्ति कब वैल्यूएबल है और कब वैल्यूएबल नहीं है। अब दोस्तों, इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि सर, क्या उसे रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी है? जी हाँ, बिल्कुल मैंडेटरी है। अगर आप हमारे सेक्शन 17 और 18 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट पर नजर डालते हैं, तो वहां पर उन्हीं दस्तावेजों के बारे में बताया है
जिनको रजिस्टर्ड करवाना या तो ऑप्शनल है या फिर मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी है। तो सेल डीड उन्हीं दस्तावेजों में आता है जहां पर दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी यानी कि मैंडेटरी हो जाता है। अब दोस्तों प्रेजेंट केस में आपको समझ में आया कि अगर आप प्रॉपर्टी पर टाइटल सूट करना चाहते हैं तो प्रॉपर सेल आपको दिखानी पड़ेगी सेक्शन 54 के तहत, यानी कि प्रॉपर टाइटल के डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर सेल डीड जो रजिस्टर्ड होगी वही दिखानी पड़ेगी। उस कंडीशन में आप वहां पर ये दिखा सकते हैं कि हम लोगों ने इस संपत्ति को उनसे खरीदा है। देखिए करने को केस आप स्टैंप पेपर पर भी कर लें, कच्चे कागजों भी कर लें, पर देखने वाली बात यह है क्या उस केस को करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। और प्रेजेंट केस में मैंने जब रेलिवेंट प्रोविजन आपको बताया, आपको यहीं से क्लियर हो गया होगा कि आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप ऐसी कंडीशन में कोई टाइटल सूट डालते हैं। अब दोस्तों दूसरी तरफ आता है एडवर्स पोजेशन लॉ। अगर आप हमारे लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 27 आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 पर नजर डालते हैं तो एक लिमिटेशन टाइम प्रोवाइड कराया गया है प्रॉपर्टी के रियल ओनर को। कितना होता है? जो कि 12 साल का होता है। इसमें साफ निर्धारित है कि अगर एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति पर कब्जा है वो संपत्ति से कब्जे को रिकवर करना चाहता है तो 12 सालों का एक निर्धारित समय उसके पास है। इन 12 सालों के भीतर उसको कोई लीगल एक्शन लेना होगा ताकि उसकी संपत्ति से वो कब्जा खाली कराया जा सके और वो अपनी संपत्ति रिकवर कर सके। और जब ये 12 सालों का समय सीमा निकल जाती है तो लिमिटेशन टाइम के तहत संपत्ति के रियल ओनर को बाढ़ कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है कि अब वो अपनी संपत्ति रिकवर नहीं कर सकता। इसको एडवर्स पोजेशन लॉ कहा जाता है। और जब इस केस के अंदर कब्जाधारी के पक्ष में मैटर जाता है तो वो उस डिक्री का इस्तेमाल करते हुए खुद को ओनर भी कंसीडर करा सकता है। अब दोस्तों ये दोनों चीज आपको समझ में आई जब आप अपना कब्जा दिखाकर भी मालिक बन सकते हैं या वो कच्चे कागज दिखाकर भी टाइटल सूट डाल सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि सर इन दोनों सिचुएशन में, इन दोनों केसेस में सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। अब देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है। अब मैं एक रेलिवेंट जजमेंट आपको दिखाता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साल 2020 की, जहां पर यही चीज हुई थी। संपत्ति की रजिस्ट्री बंद थी और उन लोगों ने केवल संपत्ति के पैसे देते हुए संपत्ति पर कब्जा कर लिया एज पर देयर एलिगेशन, और आखिरी में उनके अगेंस्ट में फैसला गया क्योंकि वो उसमें एक टाइटल सूट भी डाल रहे थे। अब दोस्तों रेलिवेंट जजमेंट की सबसे पहले केस डिटेल्स आपके साथ क्लियर कर ली जाए, उसके बाद केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड बताऊंगा और आखिरी में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर क्लियर किया वो चीज मैं आपको क्लियर करके दूंगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। जजमेंट का केस टाइटल है नरसम्मा वर्सेस ए कृष्णप्पा डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। 26 अगस्त साल 2020 की ये जजमेंट है। इसका सिविल अपील नंबर देखिएगा 2710 ऑफ 2010। अब दोस्तों प्रेजेंट केस में मैं आपको क्लियर कर दूं कि आखिरकार केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड क्या थे। अब देखिए दोस्तों प्रेजेंट केस के अंदर प्लेंटिफ एक सूट दाखिल करता है। उस केस में प्लेंटिफ का कहना है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उस पर डिफेंडेंट ने एक फ्यूल डिपो ओपन करके एक कंस्ट्रक्शन कर रखा है। उस कंस्ट्रक्शन को हटाया जाए क्योंकि इस प्रॉपर्टी पर मेरे और जो मेरा भाई है जिसकी डेथ हो चुकी है उन दोनों का बराबर अधिकार है और प्रेजेंट केस में डिफेंडेंट इस पर कब्जा करके बैठा है। अब दोस्तों यहां पर डिफेंडेंट का क्लेम आया कि यह प्रॉपर्टी जो प्लेंटिफ है जिसके भाई की डेथ हो चुकी है उसने ऑलरेडी मेरी पत्नी को बेच दिया है। जी हां, जिस भाई की डेथ हो चुकी है वो ऑलरेडी मेरी पत्नी को यह प्रॉपर्टी बेच चुका है। पर जिस समय यह प्रॉपर्टी बेची गई थी उस समय प्रॉपर्टी पर रजिस्ट्री बंद थी, उस समय इस तरीके की प्रॉपर्टी पर रजिस्ट्रियां बैन थी, तो ऐसी कंडीशन में हम रजिस्ट्री नहीं करा पाए। किंतु जभी से हम प्रॉपर्टी पर कब्जा भी जमा कर बैठे हैं तो एज पर एडवर्स पोजेशन लॉ हमारा मालिकाना हक बनता है और साथ ही साथ हमने ये प्रॉपर्टी उनसे खरीदी है तो हम इस प्रॉपर्टी के टाइटल ओनरशिप के भी हकदार हैं। ये चीज डिफेंडेंट ने वहां पर क्लेम करी। सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने प्लेंटिफ के इस सूट को ही डिसमिस कर दिया। आफ्टर दैट जब ये मैटर आगे अपीलिएंट कोर्ट के सामने पहुंचता है तो अपीलिएंट कोर्ट का कहना है कि प्रेजेंट केस में डिफेंडेंट अपना एडवर्स पोजेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा। तो जब वो अपना एडवर्स पोजेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा तो उसके फेवर में ये मैटर नहीं जाएगा। साथ ही साथ अगर टाइटल का क्लेम वहां पर हो रहा है तो टाइटल के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स या फिर रेलिवेंट एविडेंस दिखाना अनिवार्य है। तो ये चीजों के अभाव में डिफेंडेंट के अगेंस्ट में यहां पर फैसला दे दिया गया। अब इसी प्रकार से हाई कोर्ट से होते हुए ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचता है दोस्तों।
अब दोस्तों यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मैटर गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि साल 1976 में डिफेंडेंट का कहना है कि ये प्रॉपर्टी मेरी वाइफ ने खरीदी और उसी साल से डिफेंडेंट ये भी क्लेम कर रहा है कि हमारा एडवर्स पोजेशन एस्टेब्लिश हुआ है, जबकि दोनों चीज एक साथ रेलिवेंट नहीं रखी जा सकती। आप एक तरफ खुद को ओनर बताते हुए दूसरी तरफ कब्जाधारी दिखाते हुए रियल ओनर के अगेंस्ट में एडवर्स पोजेशन नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि जब तक आप यह साबित नहीं करते कि आपका कब्जा रियल ओनर के होस्टाइल में है, उसके अगेंस्ट में है, तब तक एडवर्स पोजेशन की प्ली आप नहीं ले सकते। और अगर आप टाइटल की प्ली ले रहे हैं तो उसी समय के वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाना अनिवार्य है। किंतु अगर आप खुद को टाइटल ओनर भी दिखा रहे हैं, खुद को एडवर्स पोजेशन होल्डर भी बता रहे हैं, तो दोनों चीज एक साथ आप रेलिवेंट आगे नहीं बढ़ा सकते। और यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि प्रेजेंट केस में जब तक ये एस्टेब्लिश नहीं हो जाता कि रियल ओनर यानी कि जो प्लेंटिफ है उसके अगेंस्ट में कब इनका कब्जा होस्टाइल में गया, कब ओपन एंड नोटोरियस पोजीशन में आया, तब तक एडवर्स पोजेशन को एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। और टाइटल और एडवर्स पोजेशन दोनों साइमल्टेनियसली होल्ड करके केस फाइल नहीं किया जा सकता। और प्रेजेंट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्धारित किया कि इस केस के अंदर जो अपील डाली गई है उसको डिसमिस कर दिया जाए, क्योंकि एडवर्स पोजेशन और टाइटल एक साथ होल्ड नहीं किए जा सकते। अब दोस्तों प्रेजेंट केस में डिफेंडेंट हार गया, जिसका कहना था कि जब हमने संपत्ति खरीदी उस समय रजिस्ट्री बंद थी। अब दोस्तों ये सेम गलती आपको नहीं करनी। कोई एक केस आपको करना है, या तो डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट या फिर एडवर्स पोजेशन लॉ, और दोनों में सबसे पहले यह देखना है कि सबसे बेहतर एविडेंस आपके फेवर में कौन से मैटर में आते हैं। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे, हमसे कॉल बुक कराकर बात करें, पूरा डिस्कशन होगा जहां पर हम आपको बताएंगे कि रेलिवेंट केस आपके लिए बेनिफिशियल कौन सा रहने वाला है। पर दोनों केस आपको एक साथ फाइल नहीं करने। अगर प्रॉपर टाइटल डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप क्या करें, आप एडवर्स पोजेशन पर जाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास इतने इनफ स्ट्रॉन्ग टाइटल डॉक्यूमेंट्स है जो कल को आपको केस जिताने में हेल्प करेंगे, तो एडवर्स पोजेशन को साइड रखें, सीधा डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट फाइल कर दें। पर कभी भी गलत गाइडेंस में आगे ना बढ़े, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान वहां पर आपको उठाना पड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।